बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के पंजशीर से। वहां एनआरएफ और तालिबान के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। न्यूज 18 के आदित्य राजकौल की खबर है कि इस लड़ाई में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है और तालिबान के 40 लड़ाके ढेर कर दिए गए, जबकि 25 से ज्यादा तालिबानी आतंकी बुरी तरह से घायल हैं। जबकि विदेशी मीडिया ने दावा किया कि इस युद्ध के बाद एनआरएफ लड़ाकों ने 120 तालिबानियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसकी कुछ तस्वीरें एनआरएफ ने सोशल मीडिया पर जारी की, जिनमें एनआरएफ के लड़ाके कई तालिबानियों को गिरफ्त में लिए नजर आए। हालांकि तालिबान ने इसके उलट दावा करते हुए पंजशीर के लड़ाकों को घेरने की बात कही और उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा। From our side, there were local forces of Andrab, different districts of Andrab, local forces of Panjshir, as well as the ANSF forces. They have defended very well. They have defeated Taliban on that front. Taliban have lost 40 of their personnel, another 35 of them were wounded. तालिबान की आंख की किरकिरी और पूरे अफगानिस्तान पर उसके कब्जे के दावे को ठेंगा दिखाती पंजशीर घाटी में तालिबान लगातार घुसने की फिराक में है। लेकिन अपनी ताजा कोशिश में तालिबान को गहरी चोट लगी है। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर है। यहां पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और तालिबान के लिए पंजशीर की लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई है। अफगानिस्तान से अमेरिका तो तय वक्त से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर चला गया। अपनी जान बचाने की इस गरज में अमेरिकी फौज अपने हथियार और गोला बारूद के अलावा वो साजो सामान भी छोड़कर चली गई, जिसने एक ही झटके में तालिबान की ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया। जिस बंदूक की दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना सिक्का जमाया था, अब उन्हीं हथियारों का एक बड़ा जखीरा तालिबान के हाथ लग चुका है। जाहिर है इन हथियारों के दम पर तालिबान आगे भी अपनी मनमानी करता रहेगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं अमेरिकी सेना की ये बड़ी भूल अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया पर भारी न पड़ जाए। ऐसे में अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद का किला बनकर उभरी है पंजशीर घाटी, जहां अब तक तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है। काबुल के उत्तर में महज 125 किलोमीटर दूर बसी पंजशीर घाटी अब तालिबान का सिरदर्द बन चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका तक को अपने घुटने पर झुकाने वाले और अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान से भगाने वाले तालिबान फिलहाल पंजशीर घाटी के आसपास से भागे भागे घूम रहे हैं। क्योंकि इस पंजशीर घाटी के आसपास तालिबान को अपना खून बहाने के बावजूद जमीन पर पैर तक टिकाने का मौका नहीं मिल पा रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के विरोधी ग्रुप का हवाला देते हुए कहा गया कि पंजशीर घाटी में तालिबान और एनआरएफ के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान ने अपना पूरा फोकस पंजशीर प्रांत पर कब्जे में लगा दिया है। हालांकि पंजशीर में तालिबान पस्त नजर आ रहा है। खबर है कि पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान ने अपने लड़ाकों की फौज भेजी थी, जिसका पंजशीर में मौजूद एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आज 30 से 40 हजार लड़ाके पंजशीर के अंदर मौजूद हैं। चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे वो मोहम्मद अट्टा नूर की फौज हो, चाहे वो दोस्तम के मुजाहिदीन हो, चाहे वो इस्माइल खान के मुजाहिदीन हो, और मोहम्मद मसूद के तो लड़ाके पहले से ही वहां मौजूद है। 6000 की संख्या आज 30 से 40 हजार लड़ाकों में बदल चुकी है। बात साफ है, तालिबान पंजशीर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तालिबान के लड़ाके कल से ही पंजशीर इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। खबर है कि एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाकों की तरफ से पंजशीर में एक पुल उड़ाने की भी खबर है। दावा किया जा रहा है कि इस लड़ाई में दर्जनों तालिबानी लड़ाके मारे गए और इतने ही घायल हुए हैं। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर है। यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और पंजशीर में इकट्ठा हुए तालिबान विरोधी गुट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की मुखालिफत करने वाले लोग हर हाल में एकजुट होकर जंग लड़ रहे हैं और यही बात अब तालिबान को सबसे ज्यादा अखर रही है। ये संभव है कि पंजशीर में जो चिंगारी आज निकल रही है उसकी आग पूरे अफगानिस्तान में फैल सकती है। अगर तालिबान ने अपना पुराना रुख रखा, अत्याचार का रुख रखा, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कार्रवाई की,
औरतों बच्चों पर अत्याचार किया, माइनॉरिटीज पर अत्याचार किया, तो ये चिंगारी पूरे अफगानिस्तान में आग की तरह फैल सकती है। अफगानिस्तान के पत्रकारों के ट्वीट इस वक्त खबर के बड़े सोर्स बन गए हैं। एक स्थानीय पत्रकार के ट्वीट के मुताबिक पंजशीर के गुलबहार इलाके में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और तालिबान के लड़ाकों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसके बाद तालिबान ने यह दावा भी किया कि उसने इस इलाके के एक बड़े पुल को बम से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर निकल कर आई कि तालिबान के कई लड़ाके नॉर्दर्न अलायंस की पकड़ में आ गए हैं। इससे पहले सोमवार रात को भी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच गोलाबारी हुई थी। तब करीब 7 से 8 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर थी। बता दें कि पंजशीर अभी भी तालिबान के कब्जे से दूर है। यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पंजशीर में अपना दबदबा कायम करने के लिए तालिबान ने कई हथकंडे अपनाए। उसने नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद के खिलाफ नकेल कसने के लिए पंजशीर इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया था, लेकिन इसके बाद फिर चालू करना पड़ा क्योंकि इस कवायद से उसका मकसद हल होता नहीं दिखाई दे रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुलगते जंगलों से लोगों की जान पर बनाई। वहां इतने बड़े इलाके में आग फैली कि कई एकड़ का जंगल बर्बाद हो गया, जिसे बुझाने में दमकल विभाग ने अपनी पूरी जान लगा दी। और इसकी एक तस्वीर सामने आई एल डोराडो काउंटी से, जहां हालात काबू से बाहर दिखे। जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शोलों में तब्दील हो गया और आग को बुझाने में दमकल कर्मियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ दमकल विभाग के कुछ लोग इसके उलट जंगली घास और छोटे पौधों को आग के हवाले करते नजर आए, ताकि जब वहां तक आग पहुंचे तो उसे आगे बढ़ने का सहारा न मिल पाए। ताहो झील के आसपास के बड़े इलाके को एक दिन पहले ही खाली करा लिया गया था, जिससे लोगों की जान बच पाई। वहां भी कुछ घरों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी मुस्तैद दिखे। वो पानी की मोटी धार से एक सुलगते घर को बचाते नजर आए। प्रशासन ने इसके लिए पानी की कई गाड़ियों की तैनाती वहां कर दी। मुंबई में ड्रग्स केस में घिरे अभिनेता अरमान कोहली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मुंबई में ड्रग्स केस में घिरे अभिनेता अरमान कोहली को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय अरमान कोहली ने खुद पर लगे आरोपों को गलत करार दिया। महाराष्ट्र सरकार पुणे में राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सेंटर बनाएगी। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से करते हुए विवादास्पद बयान दिया। नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान और भारत में ये आरएसएस तालिबानी है, ये और कुछ नहीं है। बीजेपी ने जगदानंद सिंह पर तीखा पलटवार किया। मुड़ीकटवा दल से आपकी गठबंधन है तो आपकी भाषा भी मुड़ीकटवा हो गया है। मुंबई में गोरेगांव के एक रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घूमता दिखाई दिया, जिससे वहां लोगों में हड़कंप मच गया। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने शहर में डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ने के बाद कुछ इलाकों में ड्रोन से दवा का छिड़काव किया। बीएमसी ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक वहां अगस्त में डेंगू के 132 और मलेरिया के 790 मरीज सामने आए, जो कि जुलाई के मुकाबले काफी ज्यादा रहे। ऐसे में बीएमसी ने कमर कस ली और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए लोअर परेल, प्रभादेवी, वर्ली और महालक्ष्मी इलाकों के कई हिस्सों में ड्रोन से दवा का छिड़काव कराया, ताकि वहां डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां न फैलें। 10 लीटर का फ्यूल लेकर ये एक 15 मिनट तक फ्लाइट टाइम लेता है हमें, और हम ऑलमोस्ट एक 10 से 12 रूफ गटर्स तो कवर कर सकते हैं अभी तक। बताया गया कि शहर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां बीएमसी के कर्मचारी साफ सफाई के लिए नहीं पहुंच पाते। ऐसी जगहों पर इस काम के लिए ड्रोन को उतारा गया, जिसने आसमान में उड़ते हुए दवा का छिड़काव किया। हमारा स्टाफ है फिजिकली उधर पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसके वजह से वो सब लोकेशन से मानसून में पानी जमा होने के कारण वो अनट्रीटेड रहते हैं। इससे पहले अधिकारियों की निगरानी में बीएमसी के कुछ कर्मचारियों ने उसे उड़ान भरने के लिए तैयार किया। दफ्तर की छत पर ले जाने से लेकर उसमें फ्यूल भरकर उसकी टेस्टिंग करने तक, ये सब कुछ उसे अपने मिशन पर लगाने से पहले किया गया। राजस्थान के झालावाड़ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें हथियार के साथ बैंक में घुसे एक आदमी हंगामा करता हुआ नजर आया। इस दौरान उस आरोपी ने धारदार हथियार से बैंक में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद बैंक में मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे। इसके बाद उस बेखौफ आरोपी ने बैंक में काउंटर पर लगे शीशों को तोड़ना शुरू किया। उसने वहां रखे प्रिंटर और कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाया। इससे पहले उसने काउंटर के पास रखी अलमारी को खिसकाया और कई दूसरी चीजों को भी अपना निशाना बनाया। इस हंगामे की वजह से बैंक कर्मचारियों में काफी देर तक खौफ का माहौल बना रहा। बाद में तोड़फोड़ के बाद वो आरोपी बैंक से बाहर निकल गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दुकान से अपने घर लौट रहे 60 साल के एक कारोबारी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया गया कि 23 अगस्त की रात जिस वक्त यह वारदात हुई तब उनके पास 60,000 रुपए थे, जिन्हें बीच रास्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाशों ने घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन बदमाशों ने उन पर लाठियों और लोहे के सरिये से ताबड़तोड़ वार किए। ऐसे में वो कारोबारी सड़क पर गिर गए, लेकिन बदमाश उन्हें पीटते रहे। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। बाद में आरोपी कारोबारी के पास मौजूद कैश लूटकर वहां से फरार हो गए। लेकिन जब इस वारदात का वीडियो सामने आया, पुलिस उसके आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन्हें संबंधित न्यायालय में पेश करके और इनकी पुलिस कस्टडी ली गई है। बताया गया कि इस हमले में कारोबारी के सिर पर गहरी चोटें आईं। सारी दुनिया जिस तालिबान सरकार की सूरत देखने का इंतजार कर रही है, उस सरकार के गठन से पहले ही उसमें अंदरूनी विद्रोह तेज हो गया है। दुनिया के सामने भले ही तालिबानी नेता संयुक्त मोर्चा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने खींचतान इतनी तेज हो गई है कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सह संस्थापक मुल्ला बरादर के बीच सरकार में अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर वर्चस्व की जंग भी शुरू हो गई है। हर वक्त बारूद बरसाने का भरपूर इंतजाम कंधे पर लेकर चलने वाले तालिबान अब सत्ता के पायदान तक पहुंच गए हैं। कंदहार से काबुल तक उनका कब्जा है, लेकिन अमेरिकी फौज से अफगानिस्तान को आजाद कराने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अंदरूनी गुटबाजी और टकराव को रोकना। सत्ता संघर्ष में करीब 20 साल तक बहुत कुछ गंवाने के बाद अब जब सरकार बनाने की बारी आई है, तो तालिबान में सबसे बड़े मतभेद सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार को लेकर हक्कानी नेटवर्क और कंदहार को नियंत्रित करने वाले मुल्ला याकूब के गुट में खींचतान चल रही है। तालिबान नेता इस बात से चिंतित हैं कि कंदहार का अफगान समर्थक गुट और हक्कानी का पाकिस्तान समर्थक गुट आमने सामने हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी गुट में फूट पड़ गई है। सरकार में अपने अपने गुट के लोगों को खास महत्व देने के लिए इस मुद्दे पर यह अंदरूनी टकराव हो रहा है। दरअसल मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब कैबिनेट में सेना से जुड़े लोगों को रखना चाहता है, वहीं मुल्ला बरादर सेना के लोगों को कैबिनेट से दूर रखने के पक्ष में है। याकूब गुट पाकिस्तान समर्थक गुटों पर भरोसा करता है, जबकि मुल्ला बरादर पाकिस्तान समर्थक गुटों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। याकूब गुट को आईएसआई का पूरा समर्थन हासिल है, जबकि मुल्ला बरादर गुट आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से बहुत ज्यादा करीबी नहीं जाहिर करता। काबुल से जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तालिबान की सैन्य इकाई के प्रमुख मुल्ला याकूब ने कहा है कि दोहा में जो लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे वह नीति निर्धारण नहीं कर सकते नियम और कानून का। गौरतलब है कि मुल्ला बिरादर और स्थानिक जई ही दोहा में रहकर ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, और अब ये भी खबर आ रही है कि स्थानिक जई और मुल्ला बिरादर एक और है और दूसरी ओर मुल्ला याकूब है और उन दोनों के बीच टकराव है। तालिबान का हक्कानी नेटवर्क दरअसल एक ऐसा आतंकी कारखाना है जिसे पाकिस्तानी आईएसआई और सेना से हर तरह की मदद मिलती है। तालिबान के हक्कानी नेटवर्क की वजह से ही अमेरिका समेत एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर भी कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगाई थी। हालांकि अब तालिबान में एक गुट हक्कानी नेटवर्क का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, तो तालिबान का दूसरा गुट पश्तूनों का वर्चस्व चाहता है। अफगान सरकार में हिस्सेदारी और वर्चस्व के लिए फिलहाल हर गुट लड़ रहा है। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के इशारे पर चलने वाली सरकार का गठन चाहता है, जबकि मुल्ला बरादर चाहता है कि सरकार में पश्तून तालिबान का वर्चस्व हो और वो देश से जुड़े सभी फैसले अपनी मर्जी से ले सकें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और उसे मौलिक अधिकार देने चाहिए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने गोहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि गाय को मौलिक अधिकार देने के साथ साथ उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, जिसके लिए सरकार को संसद में एक बिल लाना चाहिए और गाय को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा देने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए जज शेखर कुमार यादव ने दो टूक कहा कि गोरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक धर्म के लोगों की नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की। साथ ही उन्होंने अपनी टिप्पणी में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की मिसाल देते हुए कहा कि जब भी हम अपनी संस्कृति भूले हैं तो विदेशी ताकतों ने हम पर हमला किया है।
और इसी मामले पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से इसके लिए कानून लाने की मांग की। माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। गोवा में कोई प्रतिबंध नहीं, असम में कोई प्रतिबंध नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई प्रतिबंध नहीं। इसका एक राष्ट्रीय स्वरूप किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर केंद्र से जवाब तलब किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस केस की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। कर्नाटक के कोलार में एक कॉलेज के 32 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया गया कि ये सभी छात्र हाल ही में केरल से लौटे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कुछ लोगों को मकानों की चाबी सौंपी। ये मकान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत सरकार की तरफ से गांव में बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोपी एक डिलीवरी बॉय और उसके 2 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में रेस्टोरेंट चलाने वाले सुनील अग्रवाल नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या का आरोप खाने की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के डिलीवरी बॉय पर लगा। यहाँ पे 2 आदमी खड़े थे जिन्होंने सुनील अग्रवाल पे गोली चलाई है। एक गोली उनके सर में मारी गई है जो उनकी मृत्यु की वजह है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर पर गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी पता कर रहे हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह वहां दावणगेरे जिला मुख्यालय जाएंगे और वहां कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दावणगेरे में अमित शाह गांधी भवन का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह वहां एक पुलिस पब्लिक स्कूल और जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन भी करेंगे। अमेरिका में 3 दिन पहले आया आइडा तूफान तो तबाही मचाकर आगे बढ़ गया, लेकिन तूफान की मार झेलने वाले कई इलाके अब भी पानी में डूबे हैं। यही नहीं, हजारों लोगों के घरों में अब भी न तो बिजली है और न नलों में पानी। हालात कब सुधरेंगे, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं, क्योंकि लुइजियाना राज्य से सामने आई तस्वीरों में अब भी हर तरफ पानी का आतंक नजर आया। गली मोहल्लों के इर्द गिर्द पानी का डेरा दिखा, लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो घुटनों तक पानी से भरी सड़कों को लोग पैदल ही पार करने पर मजबूर हो गए। तूफान के ढाए कहर के सबूत भी जगह जगह दिखे। भारी भरकम गाड़ियां तक तूफान के तांडव में पलटी हुई नजर आईं। अमेरिका के लुइजियाना राज्य में पेट्रोल भरवाने के लिए ऐसी मारामारी मची है कि लोगों की भीड़ पंप पर जुट गई। नंबर आने पर लोग डिब्बे भर भर कर पेट्रोल ले जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात तो यह कि तूफान की मार खाने वाले लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। हाल ये कि वो प्रशासन के लगाए कैंपों में बंटने वाला खाना खा रहे हैं। काबुल से अमेरिकी सेना के आखिरी विमान ने उड़ान भरी तो अमेरिका का 20 साल पुराना सैन्य अभियान भी खत्म हो गया। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वहां से आने का फैसला एकदम सही था, लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा कि जब भी आतंकी खतरा बढ़ेगा तो अमेरिकी ड्रोन से हमले होंगे। 20 साल तक चली एक हारी हुई जंग के बाद खूनी हालात में अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़ चुकी हैं। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी, खर्चीली और सैनिकों की जान लेने वाली जंग रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में खत्म हुई है, उससे उनके फैसलों पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यही वजह रही कि अफगानिस्तान छोड़ने के 24 घंटे बाद जो बाइडेन ने देश के नाम संबोधन दिया और अपने फैसले को सही फैसला करार दिया। I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? जो बाइडेन ने अपने संबोधन में अपने मिशन को कामयाब बताया और अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने अब तक करीब 1.25 लाख लोगों को काबुल से बाहर निकाला। बाइडेन ने लोगों को काबुल से बचाकर निकालने के अभियान को ऐतिहासिक अभियान करार दिया। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts felt were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States
had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वहां के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहां आतंक का साया गहराता जा रहा है और तालिबान के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ मासूम जनता ही पिस रही है। यही वजह है कि बाइडेन निशाने पर आ गए, लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के लिए वहां के निर्वासित राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भाग जाने को जिम्मेदार बता दिया। असल में 2001 में जिस अलकायदा की तलाश में अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा था, 20 साल बाद वही अफगानिस्तान अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। तालिबान ने जिस तेजी से पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया और इसके बाद अमेरिकी हथियार और गोला बारूद पे कब्जा जमाया और फिर काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले हुए, उसके बाद पूरी दुनिया में जो बाइडेन सरकार की आलोचना हो रही है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 13 सैनिकों को भी खोया और अब अमेरिका को आशंका है कि कहीं अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए दोबारा न हो। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक ऐसा दलदल साबित हुआ जहां उसने अपनी दौलत भी खोई और अपने सैनिक भी। यही वजह है कि जो बाइडेन ने अपने संबोधन में आतंकवादियों के खात्मे का वादा भी दोहराया। And for anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We'll hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. अफगानिस्तान छोड़ने का अमेरिका का फैसला आलोचनाओं के घेरे में आया तो तालिबान ने उसका फायदा उठाने में देर नहीं की। अमेरिकी सेना की वापसी को तालिबान ने अपनी जीत और अमेरिका की हार की तरह प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने भी अपने तीखे तेवर दिखाए। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने तालिबान को दो टूक कह दिया कि भले ही उनकी सेना अफगानिस्तान में मौजूद न हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर ड्रोन हमलों से जवाब दिया जाएगा। अभी हमारा आकलन है कि आतंकवाद का खतरा अब अफगानिस्तान से बाहर दूसरी जगहों पर फैल गया है। उदाहरण के लिए एशिया, यूरोप और खासकर उत्तर अफ्रीका। इसलिए हमें उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। हम इस बात का आकलन नहीं करते हैं कि इस समय अफगानिस्तान से निकलने वाली हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा है, लेकिन हम यहाँ अपना हाथ नहीं खड़ा करने जा रहे। हम इससे नजरें हटाने वाले नहीं हैं। आसमान में हम बहुत मजबूत हैं। हमें जब और जहां जरूरत होगी हम उनका उपयोग करना जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी को एक लंबी जंग का अंत बताया। बाइडेन ने अपने देश के लोगों को यह बताने की कोशिश भी की कि उनका फैसला देश हित में रहा, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका का 20 साल का वक्त उसके इतिहास का कभी न भुलाया जा सकने वाला चैप्टर बन गया है। श्रीनगर में एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। जश्न कश्मीर नाम के इस कार्यक्रम का मकसद वहां के कलाकारों और संस्कृति को नई पहचान दिलाना है। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 700 ग्राम सोना बरामद किया गया। ये यात्री शारजाह से आया था और इसने अपनी बेल्ट में यह सोना छिपा रखा था। कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। बताया जा रहा है कि फराह खान कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी हैं। झारखंड के चक्रधरपुर में दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये ट्रेन ओडिशा के राउरकेला से झारखंड में टाटानगर की ओर जा रही थी। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा की टीम के सामने पेश हुए। वो आय से अधिक संपत्ति समेत कुछ मामलों में घिरे हुए हैं और जुलाई में उनके कुछ ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। मुंबई में 28 अगस्त को ड्रग्स केस में पकड़े गए तस्कर अजय राजू सिंह उर्फ मामू ने पूछताछ में एनसीबी को कोडवर्ड बताए, जिनका एनसीबी ने पर्दाफाश किया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में 3 तरह के ड्रग सप्लाई की बात कबूली और आरोप है कि जिनके लिए वो बुलेट और कैप्सूल नाम के कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स की क्वालिटी के आधार पर ये कोडवर्ड रखे गए थे और दावा किया गया कि आरोपी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े लोगों को इसी तरह ड्रग्स पहुंचाए, जिसके बाद ही एनसीबी ने इस केस में अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा खबर है कि टीवी से जुड़े कुछ कलाकारों के सुराग भी एनसीबी के हाथ लगे हैं, जो एनसीबी के रडार पर बताए जा रहे हैं और उनसे जल्द पूछताछ हो सकती है। इसके जो क्लाइंट्स थे काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे। उसके अलावा भी ये काफ़ी पेडलर लोगों से संपर्क में था। जैसा मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस भी है जो एनसीबी मुंबई वेरीफाई कर। स्पेन में आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई। वहां की सड़कें पानी पानी
नजर आई, जिसने अपनी राह में आई सभी चीजों को तहस नहस कर दिया। ऐसे ही एक इलाके में घरों के बाहर बैठने के लिए लगाई गई कुछ कुर्सियां पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आई। सड़कों से होता हुआ ये सैलाब तेजी से घरों के अंदर घुसता हुआ नजर आया। कई इलाकों में दूर दूर तक गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी हुई नजर आई। वहां बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हैं। पाकिस्तान के उमरकोट शहर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां पाकिस्तान पुलिस ने एक हिंदू दुकानदार से सरे बाजार जमकर मारपीट की, जिससे उस दुकानदार के कपड़े फट गए। बताया गया कि ये पुलिस वाले वहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर अक्सर दुकानदारों से जबरन वसूली करते हैं और इस हिंदू दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उसके साथ बर्बरता की। इस घटना के दौरान आसपास कुछ लोग भी नजर आए, मगर किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, जिसके बाद ये लोग प्रकाश कुमार नाम के इस दुकानदार को मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाकर वहां से ले गए। जीडीपी के बहाने राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया। जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में तेजी की खबरों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरने के बावजूद महंगे पेट्रोल और डीजल पर उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? हालांकि महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए बीजेपी ने यूपीए सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार बता दिया। लगभग 1.4 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था। ये जो ऑयल बॉन्ड लिया था यूपीए ने, उसका किस प्रकार का एक कहर पूरे ऑयल प्राइसिंग पे आगे भी पड़ा, वो हम सब जानते हैं। निर्मला जी ने हम सबको बताया है। अभिनेत्री सायरा बानो को मुंबई में खार के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बताया गया कि 3 दिन पहले बीपी बढ़ने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता संजय राउत के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी। संजय राउत ने सामना अखबार के जरिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर हमला बोला था, जिस पर राणे और उनके बेटों ने काफी नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में तल्खी और बढ़ने की आशंका को देखते हुए संजय राउत की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। यूपी में चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल रहे। पार्टी ने बताया कि वो राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर इस तरह की यात्रा निकालेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की भरपूर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर को 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया गया। हालांकि अभी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों को ही मंदिर में एंट्री दी गई। डबल डोज का रिपोर्ट दिखाएंगे, वो एंट्री होता है। अगर नहीं हो तो एंटीजन टेस्ट वो जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई बारिश ने शहर की तस्वीर बदल कर रख दी, जिसके बाद वहां जगह जगह पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। बारिश के साथ ही सड़कों के गड्ढों ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। कई इलाके तो ऐसे थे जहां मामूली बारिश में ही पानी जमा हो गया, जिसने आम लोगों के लिए दिक्कतें और बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगह लगातार हो रही बारिश के बाद देखिए मथुरा की तस्वीरें, जहां पर आधी गाड़ी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है और इन सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तस्वीरें देखिए, आधा शरीर लोगों का पानी में डूबा हुआ है और इसी पानी से होकर लोग अपने कामकाज पर जाने के लिए मजबूर हैं।